श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास BA BEd कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। छात्र व छात्राएं, आज हम SYBA सेमेस्टर 4 गुण 1 पेपर नंबर 8 हिंदी में कल और आज कविता में जो भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से कविता का मूल्यांकन के बारे में अभ्यास करेंगे। अनुभूति पक्ष एवं अभिव्यक्ति पक्ष की दृष्टि से विद्रोही कविता का मूल्यांकन भी कीजिए, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। इसमें प्रस्तावना, काव्य का भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष और कला पक्ष के बारे में हम अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। प्रस्तावना में हम देखते हैं जो विद्रोही काव्य हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी की सुप्रसिद्ध कविता है। कवि स्वयं एक विद्रोही क्रांतिकारी थे। उन्होंने हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में एक क्रांतिकारी के रूप में सक्रिय योगदान दिया था। वे चाहते थे कि इस संग्राम में भारत के नवयुवक अपना सहयोग दें। प्रस्तुत कविता विद्रोह में कवि की अनुभूति प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त हुई है और इसका परिचय हम भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष एवं कला पक्ष का अभिव्यक्ति पक्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो सुप्रसिद्ध कविता लिखी है। कवि ने स्वयं अपने एक विद्रोही क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में एक क्रांतिकारी के रूप में जो सक्रिय भाग भी लिया था। और अब हम काव्य का भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष के बारे में अभ्यास करते हैं। विद्रोही काव्य का भाव पक्ष कला पक्ष की तुलना में अधिक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण है। कवि ने स्वयं स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से प्रवृत्त होकर एक विद्रोही के जीत को अत्यंत नज़दीक से देख सके थे। वे जानते थे कि विद्रोही का जीवन कितना ही होता है, कितनी कड़ी विपत्तियों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जान की बात लगानी पड़ती है। उनकी राहों में कंटक बिछे होते हैं, फिर भी वह इन समस्त बातों से लड़ता हुआ कैसे अपने उद्देश्य पथ पर आगे बढ़ता है, इस बात को वे जानते थे कि प्रस्तुत काव्य में कवि ने अपने भोगे हुए अनुभव को या अनुभूति को वृक्ष के छोटे से बीज से प्रतीक के द्वारा अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ विद्रोही काव्यों में जो भाव पक्ष और कला पक्ष की बात की है, इसमें अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बात बताई है। कवि ने स्वयं अपने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप में जो प्रवृत्त होकर एक विद्रोही के रूप में जो अत्यंत नज़दीक से देख सके थे, इसके बारे में जानते हुए भी विद्रोही का जीवन कितना भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, यानी कि विपत्तियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जान भी लगानी पड़ती है और उनकी राहों में कंटक बिछे होते हैं, फिर भी वह इन समस्त बाधाओं से लड़ता हुआ अपने उद्देश्य पथ पर वो आगे बढ़ता है। और प्रस्तुत काव्य में कवि ने अपने भोगे हुए अनुभव को या अनुभूतियों को वृक्ष के छोटे से बीज के प्रतीक को सामने रखकर अपने मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने काव्य की पूर्वार्ध की पंक्तियों में सर्वप्रथम संसार की नश्वरता का जो परिचय दिया है। कवि ने समय को सबसे शक्तिशाली माना है, क्योंकि काल के प्रवाह में बड़े नगर, शक्तिशाली राजसत्ताएं, बड़े बड़े वीर पुरुष एवं योद्धाएं विलीन हो गए हैं और बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजादार भी धरती को गोद में समा गए हैं। अर्थात समय के और सब कुछ मिट जाता है। संसार की इस नश्वरता को कवि ने अच्छी तरह जान भी लिया है। उसी ज्ञान हो गया है कि जो सत्ता, पद, प्रतिष्ठा एवं धन वैभव के घमंड में और धरती उन्हें मिट्टी में मिला देती है। समय के प्रवाह में बहती हुई यह दुनिया उन्हें भी
किस दिनों में भूल भी जाती है, परंतु जो विनम्र होकर जीते हैं, जो परिवर्तनशील एवं गतिशील है, उन्होंने यह संसार सदैव याद करता है। वे मरकर भी हमारे बीच उनके निस्वार्थ कार्यों को त्याग एवं बलिदान के कारण जिंदा रहते हैं। कवि ने इस भाव को अत्यंत ही साधारण शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत भी किया है। तो यहाँ कवि ने काव्य के जो पूर्वार्ध पंक्तियों में जो संसार के नश्वरता के बारे में बताया है, और कवि ने समय को सबसे शक्तिशाली माना है और समय के साथ चलो ऐसा भी कहा है, क्योंकि काल के प्रभाव में बड़े नगर, शक्तिशाली राज सत्ताएं, बड़े बड़े वीर पुरुष एवं योद्धाओं वो भी इसमें विलीन हो गए हैं। इसलिए बड़े बड़े नगर हो या मंदिर मस्जिद हो या शक्तिशाली राजाओं हो या धरती की गोद में समा ही जाते हैं, अर्थात समय के साथ साथ सब कुछ मिट जाता है। और संसार की इस नश्वरता को कवि ने अच्छी तरह जान लिया है कि धरती उन्हीं मिट्टी में मिला देती है। समय के प्रवाह में बहती हुई यह दुनिया उन्हें ही दिनों में कुछ भी हो, सत्ता और प्रतिष्ठा भी हो, या धरती उन्हें मिट्टी में मिला देती है। समय के प्रवाह में बहती हुई यह दुनिया भी कुछ दिनों में भूल भी जाती है, परंतु जो विनम्र होकर जीते हैं उसको सब दुनिया में याद ही रखते हैं। जो परिवर्तनशील एवं संसार में सदैव याद करता है और मरकर भी हमारे बीच उनके निस्वार्थ भाव और त्याग बलिदान के कारण वो हमारे दिल में जिंदा रहते हैं। कवि ने इस भाव को अत्यंत ही मार्मिक शब्दों में भी बताया है कि शक्तिहीन जो हुआ कि बैठा भू पर आसन मारे खा जाते हैं, उसको मिट्टी के ढेले हथियारे मातृभूमि है उसकी, जिसको उठ जीना आता है दहन भूमि है उसकी, जो क्षण क्षण गिरता जाता है। अर्थात मातृभूमि ऐसे महान इंसानों की ही होती है जो निज स्वार्थ से ऊपर उठती है, मातृभूमि के लिए कुछ कर जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए भूमिका तैयार कर ली है। तो इस प्रकार जो कवि ने मातृभूमि में जो महान इंसान जो जन्म लेते हैं और निज स्वार्थ के बिना जो मातृभूमि के लिए कुछ कर मिटने की बात बताते हैं, और उसको कवि ने अनुभूतियों और अभिव्यक्त करने के लिए भूमिका भी तैयार की है। और हर विपदा पर, हर प्रहार पर हमें उमड़ते देखो, और सनसनी तूफानों में हमें अकड़ाते देखो। फल फेंकेंगे कभी फूल भी फेंकेंगे, हम भू पर विद्रोही पर मस्तक अपना किए रहेंगे। इस तरह हमने जो भाव पक्ष का बारे में अभ्यास किया है, अब कला पक्ष या अभिव्यक्ति पक्ष के बारे में अभ्यास करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी उस युग के कवि है जिस युग में भाव पक्ष को कला पक्ष से भी महत्व दिया जाता है। प्रस्तुत कविता में भी भाव पक्ष अधिक सबल है या इसकी प्रधानता फिर भी कला पक्ष की दृष्टि से भी काव्य आकर्षक एवं सरस है। तो कला पक्ष के विभिन्न पक्ष को की शीर्षक के द्वारा हम विद्रोही काव्यों के कला पक्ष का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो यहाँ कला पक्ष या अभिव्यक्ति पक्ष में माखनलाल चतुर्वेदी ने बताया है कि इस युग में भाव पक्ष और कला पक्ष ही भाव पक्ष को कला पक्ष से भी अधिक महत्व बताया गया है, और प्रस्तुत कविता में भाव पक्ष अधिक सबल है यानी बलवान है। इसकी प्रधानता भी फिर भी कला पक्ष की दृष्टि से काव्य का आकर्षण एवं सरस माना गया है। और सबसे पहला कला पक्ष में विभिन्न पक्षों की जो चर्चा की गई है, इसमें हम भाषा के बारे में अभ्यास करते हैं। भावों की सफल अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। भाषा भावों अनुरूप, विषयानुरूप एवं सरल होनी चाहिए। इसमें संप्रेषणीयता का युग गुण होना चाहिए। दृष्टि से विद्रोही काव्य की भाषा कवि के भावों को व्यक्त करने में सफल है। कवि ने किन तीनों ही शक्तियों का अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना का सफल प्रयोग भी किया है।
तो यहाँ कवि ने बताया है कि जो कला पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष में भाषा का महत्व अत्यंतिक प्रभावशाली होना चाहिए और अभिव्यक्ति का माध्यम भी सफल होता है जो भाषा को भावों के अनुरूप या विषय के अनुरूप सरल होनी चाहिए। इसमें संप्रासनीयता या गुणों होना चाहिए और अमुक यानी कुल दृष्टि या विद्रोही काव्य की भाषा कवि के भावों को व्यक्त करने में सफल है और कवि ने तीनों की शक्तियों को अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना का सफल प्रयोग भी किया है। लक्षणा का यह उदाहरण देखिए, मैंने मिट जाने में सीखा है जग में हरियाणा, मेरी हरियाली दुनिया है मिट्टी में मिल जाना। तो कवि ने यहाँ खड़ी बोली के शब्दों के बारे में सर्वाधिक प्रयोग किया है। फिर भी संस्कृत के एवं तद्भव शब्दों का भी काव्य सौंदर्य बनाने के लिए उपयोग किया है और निष्ठुर, प्रवृत्त, प्राण, समीर, गर्जन, किरीट, गिरिशृंग, अधस्थानता, आतप, रक्त, सुधा आदि भाषा का गुण की इसकी सरलता संक्षेप में भी बताई गई है और चतुर्वेदी की भाषा में भाव, समष्टि, संक्षिप्त, संप्रेषणीयता आदि गुण भी पाए जाते हैं। भाषा में ओज गुण की प्रधानता भी मिलती है और भाषा के बाद शैली आती है। भाषा शैली के रूप में बताया जाता है कि शैली की दृष्टि से भी प्रस्तुत काव्य में जो अन्योक्ति शैली एवं प्रतीकात्मक का सबल प्रयोग मिलता है और वृक्ष के बीज को विद्रोही मानकर उसके जीवन वृत्तांत के माँ से विद्रोही व्यक्तित्व का विश्लेषण भी किया गया है। बीज इस अर्थ में व्यक्ति का प्रतीक भी है। यह उदाहरण भी यहाँ हम जानते हैं कि किंतु एक में भी हूँ किसी वृक्ष का छोटा दाना, मुझको है महलों जैसा ही मिट्टी में मिल जाना। तो इसके साथ बिंबों और सफल योजना के काव्यों में अधिक सरस, रमणीय और पठनीय बनाते हैं। एक सुंदर बिंब का उदाहरण भी है। बिंब का उदाहरण प्रस्तुत है कि भाई गिरी श्रृंगों में लिखी प्रकृति की जयमाल बन जाए, आए आतप जले मेह के मारे झाड़े के थराए। तो इसके बाद भाषा शैली और छंद की भी बात बताई है। आधुनिक युगीन खड़ी बोली की कविता में छंदों का प्रयोग क्रमशः घटता है। कवियों ने इस अपने अनुकूल स्वतंत्रता भी ली है और फिर छंदों योजना का निर्माण भी किया है। तो यहाँ कवि यह बताता है कि छंद हो, शैली हो, भाषा हो, कला पक्ष की या अभिव्यक्ति पक्ष की मात्रा में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, जो हमने कला पक्ष और भाव पक्ष के बारे में अभ्यास किया है, जो कविता का मूल्यांकन के बारे में भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से कविता का मूल्यांकन कीजिए, ये भाग 1 के बारे में हमने अभ्यास किया है। यहाँ तक रखते हैं। अस्तु।